हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड इवनिंग, वट एवर यार, जब भी देख रहे हो हमारा वीडियो अपने हिसाब से ले लेना। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू अमीटर एंड वोल्ट मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ते हैं क्या होता है। क्या मतलब क्या है, हमें क्या पढ़ना है? धारा मापी का अमीटर एवं वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे करते हैं। मतलब हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में क्या पढ़ा था? धारा मापी, वोल्ट मीटर, सॉरी गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर क्या था हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, गैल्वेनोमीटर को ही हम अमीटर में बदलेंगे और उसे फिर हम वोल्ट मीटर में बदलेंगे। ठीक है, मतलब एक ही डिवाइस से दो काम और करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों को ये पता है कि गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर को थोड़ा समझना है। और अगर आपने अभी तक पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है गैल्वेनोमीटर वाला, तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पर रोकिए, सर्च करिए धारा मापी या फिर गैल्वेनोमीटर बाय आर्या सर, आप पा जाएंगे मेरा वीडियो, उससे देख लीजिए। क्योंकि जब तक आप गैल्वेनोमीटर नहीं समझेंगे, धारा मापी नहीं समझेंगे, तो आप इसे अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। वैसे मैं इसके बारे में भी बता दूंगा यहाँ पर, आपको समझना है। ठीक है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हाँ जाना ही है, लेकिन हाँ अगर अच्छे से समझना है गैल्वेनोमीटर को तो पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखिए। ठीक है, हम यहाँ पर भी बताएंगे थोड़ी सी बात को और आज का काम इससे चल जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर गैल्वेनोमीटर क्या होता है, धारा मापी क्या होती है। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी सहायता से हम बहुत ही लो अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब बहुत ही कम विद्युत धारा किसी भी वायर में फ्लो हो रही है, बह रही है, तो हम उसको मेजर भी कर सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं मिली एम्पियर की करंट होनी चाहिए, 5 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, 12 मिली एम्पियर, ऐसी मिली एम्पियर की अगर धारा बह रही है किसी भी वायर में, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं। ओके, और या फिर हम कहें एक तरीके से बहुत ही लो अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करना, हम कह सकते हैं कि इसे डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने का मतलब ये है कि किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको चेक करते हैं। किसके द्वारा? धारा मापी के द्वारा। ठीक है, तो धारा मापी क्या है? धारा मापी एक ऐसी डिवाइस है, लिख देते हैं यहाँ पर, यह एक ऐसी डिवाइस होती है, यह एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी सहायता से किसी कम, या हम कहते हैं बहुत कम, ठीक है, बहुत कम अमाउंट की वैद्युत धारा को माप सकते हैं, ये मेजर कर सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? मतलब हमने क्या बताया है कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से हम बहुत लो अमाउंट ऑफ करंट को मेजर भी कर सकते हैं, या फिर कहे किसी भी वायर में करंट को डिटेक्ट करने के काम आती है। मेन चीज इसका डिटेक्शन ही है, डिटेक्ट करना ही मेन चीज यहाँ पर फिजिक्स में लिया जाता है कि जो हमारी गैल्वेनोमीटर होता है वो किसके काम आता है? डिटेक्ट करने के काम आता है। ठीक है, अगर हम बात करें, आपने अपने स्कूल्स की लैब वगैरह में या फिर कहीं भी देखा होगा, 3 प्रकार के काले काले डिब्बे होते हैं और उनका इंटरफेस जो होता है वाइट होता है। उसमें एक स्केल बना होता है, एक में बीच में इस तरह से लिखा होता है G, एक में लिखा होता है A और एक में लिखा होता है V। ओके, तो G वाला जो होता है उसे हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, A वाला जो होता है वो होता है हमारा अमीटर, और जो V वाला होता है वो वोल्टमीटर होता है। ओके, तो हम देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर क्या है। गैल्वेनोमीटर की सहायता से हम बहुत ही लो अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर पाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। मान लिया ये गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर के भीतर एक कॉइल होती है। ठीक है, वो कॉइल यहाँ पर मान लिया है ये है। ओके, जी से दिखा दिया मैंने, ये एक कॉइल है। ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर है हमारा। अब ये क्या करता है? बहुत ही लो अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है। कहने का मतलब है इसमें एक वो लगी हुई होती है, हम कह सकते हैं एरो जैसा,
ठीक है, सुई लगी होती है। ये जो सुई है ये डिफ्लेक्शन दिखाती है। अगर इसमें करंट फ्लो होगा, मान लिया इधर से करंट आया, ठीक है, हमने 5 मिली एम्पियर करंट दिया, मान लिया हमने, मानने में क्या रहता है, ठीक है, 5 मिली एम्पियर करंट दिया भाई, 5 मिली एम्पियर करंट दिया तो वो इससे होकर के ये मान लिया अभी शुरुआत में जो था इसका डिफ्लेक्शन कुछ नहीं था, 0 पर था, 0.0 था, ओके। इसके बाद में जैसे ही 5 मिली एम्पियर हुआ तो इसका डिफ्लेक्शन ये आ गया भाई, इसने दिखा दिया कि इसमें 5 मिली एम्पियर, ये 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, ये 5 मिली एम्पियर इसने डिफ्लेक्शन दिखा दिया कि इसमें 5 मिली एम्पियर करंट फ्लो हुआ। आपको पता चल गया, चलो 5 मिली एम्पियर करंट आया, ओके। इसके बाद में क्या हुआ, मैंने इसको क्या कर दिया, 10 मिली एम्पियर कर दिया। 10 मिली एम्पियर कर दिया तो इसका डिफ्लेक्शन ऐसे हो गया भाई, ऐसे, ठीक है, ये 10 मिली एम्पियर पर डिफ्लेक्शन हो गया। अब ये 10 मिली एम्पियर पर डिफ्लेक्शन हो गया और ये इतना हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, अब तो इसका फुल डिफ्लेक्शन हो चुका है, इससे ज्यादा आप डिफ्लेक्ट नहीं हो सकते, समझ रहे हैं, मतलब अब सुई इससे ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं हो सकती। अब हम आगे बढ़ाते जाएं, 20 मिली एम्पियर कर दें तो ये डिफ्लेक्शन इससे ज्यादा नहीं दिखाने वाला है, 10 मिली एम्पियर ही ये इसमें दिखाएगा, इसका डिफ्लेक्शन अब ज्यादा नहीं बढ़ सकता। अगर हम 100 मिली एम्पियर कर दें तो अब इसका डिफ्लेक्शन नहीं बढ़ने वाला भाई, ये अपना 10 मिली एम्पियर ही दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा ये डिफ्लेक्ट हो ही नहीं सकती, मतलब इसकी एक हम कह सकते हैं लिमिट है कि 10 मिली एम्पियर से ज्यादा की करंट को ये मेजर नहीं कर सकता है। अगर हम 8 मिली एम्पियर की करंट मेजर करना चाहें तो 8 मिली एम्पियर यहाँ पर आया, और 8 मिली एम्पियर आया जब, तो यहाँ पर इसका यहाँ पर डिफ्लेक्शन मिलेगा और पता चल गया कि 8 मिली एम्पियर करंट है, ओके। 10 मिली एम्पियर तक हमने मेजर कर लिया। 10 के आगे अगर ज्यादा करंट दे रहे हो तो उसको हम मेजर नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि इसने 10 पर अपना फुल डिफ्लेक्शन दे दिया है, फुल डिफ्लेक्शन दे दिया, इससे ज्यादा आप डिफ्लेक्ट नहीं हो सकती, इससे ज्यादा आप ये करंट को मेजर नहीं कर सकता, माप नहीं सकती, समझ रहे ना। तो अब ये 10 मिली एम्पियर से जब ज्यादा करंट को माप नहीं सकती तो हम क्या कहेंगे, ये जो हमारा धारा मापी है ये धारा को तो माप ही नहीं पा रही है, बहुत ही कम 10 मिली एम्पियर, बहुत ही लो अमाउंट ऑफ करंट होता है भाई, ठीक है, इसको मेजर कर रहा है। हम 20 मिली एम्पियर इससे नहीं माप पा रहे हैं, कुछ बड़ी बड़ी होती हैं तो 20-50 मिली एम्पियर तक हो सकता है आप माप सकते हैं, उसके आगे नहीं माप पाएंगे। 1 एम्पियर की अगर करंट कहीं पर फ्लो हो रही है तो पता ही नहीं चलेगा, आप माप ही नहीं पाएंगे। धारा मापी की सहायता से, गैल्वेनोमीटर की सहायता से आप 1 एम्पियर की धारा को माप नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो मान लिया ये 50 मिली एम्पियर है, इसका फुल डिफ्लेक्शन 50 मिली एम्पियर पर हो जाता है, तो 50 मिली एम्पियर पर उसने फुल डिफ्लेक्शन दिखा दिया। अब 1 एम्पियर का मतलब होता है 1000 मिली एम्पियर, समझ रहे? तो क्या उसका डिफ्लेक्शन ये दिखा पाएगा? नहीं पाएगा। ये 50 मिली एम्पियर पर अपना फुल डिफ्लेक्शन दिखा देता है, उससे ज्यादा आप डिफ्लेक्शन ये नहीं दिखाएगा, समझ रहे? तो हम 1000 मिली एम्पियर मतलब 1 एम्पियर की धारा को कैसे मापेंगे, 2 एम्पियर की धारा को कैसे मापेंगे, 3 एम्पियर की धारा को कैसे मापेंगे? भाई इनको मापने के लिए क्या है तुम्हारे पास? कुछ नहीं है। इसको मापने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक जुगाड़ बनाते हैं। क्या करते हैं? इसको मापने के लिए एक सिस्टम तैयार करते हैं, और जो सिस्टम तैयार किया जाएगा वही हमारा अमीटर होगा। क्या होगा? अमीटर। पता चला अमीटर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम गैल्वेनोमीटर की सहायता से, धारा मापी की सहायता से हम बड़े करंट को मेजर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमें अमीटर की जरूरत पड़ी। अब अमीटर क्या करेगा? बड़े करंट को मेजर करेगा। कैसे काम ये करेगा देखते हैं। हमने क्या किया? कुछ नहीं किया भाई, हमारे पास गैल्वेनोमीटर पहले से था। अब इसी गैल्वेनोमीटर में एक ऐसा सिस्टम फिट करना है कि जिससे हम इसकी कह सकते हैं कैपेसिटी को बढ़ा दें, और इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो हम ज्यादा करंट को मेजर कर पाएंगे। अभी इसकी कैपेसिटी है 10 मिली एम्पियर की करंट मापना, 10 मिली एम्पियर से ज्यादा की करंट नहीं माप पा रहा है, मतलब इसकी कैपेसिटी 10 मिली एम्पियर तक है भाई, ठीक है। अब हमें क्या मापना है? हमें मापना है इसको कितना हमें 1 एम्पियर मापना है, 2 एम्पियर मापना है। तो ये कैसे हम माप पाएंगे? ध्यान से देखते हैं, चलो ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो चलो अब चलते हैं, अमीटर को तैयार करना है, ठीक है। तो अमीटर आखिर क्या होता है, चलो हम आपको बता देते हैं। अमीटर क्या होता है? अमीटर भी एक तरीके का
गैल्वेनोमीटर ही होता है, धारा मापी ही होता है, लेकिन इसका कैपेसिटी अधिक होती है। समझ रहे ना, ये ज्यादा बड़ी करंट को भी माप सकता है। ठीक है, तो ये हम क्या लिखने जा रहे हैं, अमीटर। ठीक है, अमीटर क्या है, ये एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से हम वैद्युत धारा को मापते हैं। ठीक है, यह एक लिख देते हैं, यह एक ऐसी डिवाइस है, ऐसी युक्ति है, हिंदी में लिखते हैं, युक्ति है जिसकी सहायता से ओके हम क्या करते हैं, वैद्युत धारा का मापन कर सकते हैं। वैद्युत धारा का मापन कर सकते हैं, या करते हैं, कर सकते हैं क्या यार, करते ही हैं। ठीक, तो कोई बात नहीं, लिख देना यार। ठीक, तो अमीटर क्या है, ये एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम वैद्युत धारा का मापन करेंगे। ये कैसे बनाया जाएगा, तो हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर डिवाइस है। अब गैल्वेनोमीटर की ही हमें कैपेसिटी बढ़ानी है, वही अमीटर बन के तैयार हो जाएगा। कैसे कैपेसिटी बढ़ेगी ये जानो, ध्यान से देखिएगा जरा। हमारे पास क्या है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, फिर आपको समझाते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ सही नहीं लगता। तो अमीटर क्या है, अमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में वैद्युत धारा को मापा जा सकता है। मतलब हम इसकी सहायता से किसी भी परिपथ में बहने वाली वैद्युत धारा को माप सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब लो करंट को नहीं, बड़े करंट को भी हम माप सकते हैं। कैसे, तो याद रखिएगा, इसको जब हम मापते हैं तो इसको कैसे जोड़ते हैं किसी भी परिपथ में। जैसे मान लिया ये हमारा एक बल्ब है, ओके, ये एक बल्ब है, और इसमें अगर हमें पता करना है कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, अमीटर को लगाएंगे। अमीटर कैसे लगाना है, दो तरीके होते हैं हमारे पास, श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं या फिर समांतर क्रम। तो याद रखिए, अमीटर को अगर हमें लगाना है तो हमेशा और हमेशा हम श्रेणी क्रम में अमीटर को लगाते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि वैद्युत धारा श्रेणी क्रम में सेम रहती है और वैद्युत विभव समांतर क्रम में सेम रहता है। इसमें जितनी वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इस बल्ब में जा रही है, वही वैद्युत धारा इससे जाएगी। इसका मतलब अमीटर बता देगा कि इसमें कितनी वैद्युत धारा जा रही थी। क्लियर, तो हमेशा याद रखना कि अमीटर को हमेशा किसी भी परिपथ के साथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ करके ही हम उसमें करंट को मेजर करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे अमीटर हमेशा, अमीटर सदैव परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। चलो अब तैयार करते हैं अमीटर को। कैसे तैयार करें, ध्यान से देखिएगा, आप लोग समझ लिए। हमारे पास अभी क्या था, गैल्वेनोमीटर, क्योंकि हम गैल्वेनोमीटर की सहायता से ही भाई निकालने वाले हैं अमीटर। ओके, तो ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, इसका एक कुंडली है, और मान लिया कि इसकी जो कुंडली है 10 मिली एम्पियर पर फुल रिफ्लेक्शन दिखा देती है। 10 मिली एम्पियर से ज्यादा वो करंट मेजर नहीं कर पा रही। ठीक है, तो 10 मिली एम्पियर पर ये करंट फुल रिफ्लेक्शन दिखाती है। तो जो जिस करंट पर ये फुल रिफ्लेक्शन दिखाती है ना, उस करंट को हम IG बोलते हैं। क्या बोलते हैं, IG। IG क्या है, फुल डिफ्लेक्शन करंट। ओके, फुल डिफ्लेक्शन करंट फॉर गैल्वेनोमीटर। मतलब कहने का यह है कि IG जो है वो फुल डिफ्लेक्शन करंट है। मतलब जिस करंट पर ये पूरा अपना डिफ्लेक्शन, इसकी सुई दिखा देगी, पूरा डिफ्लेक्शन दिखा देगी, उस करंट को हम क्या बोलेंगे, फुल डिफ्लेक्शन करंट। इसे हम IG से व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलो, ये 10 मिली एम्पियर से ज्यादा वैद्युत धारा को मेजर नहीं कर पा रही है। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, यहां से मैंने भाई मान लिया 1 एम्पियर की धारा भेजी। कितनी, 1 एम्पियर की धारा। अब ये 1 एम्पियर की धारा का मतलब है 1000 मिली एम्पियर, और ये कितना एक्सेप्ट कर रहा है, ये तो एक्सेप्ट कर रहा है ओनली 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर।
ये कहता है कि 10 मिली एम्पियर से ज्यादा हम मेजर नहीं कर सकते। ये क्या करेगा, 10 मिली एम्पियर से ज्यादा ये मेजर नहीं कर सकता। भाई इसने कह दिया, मना कर दिया कि मेरे बस की बात नहीं है, चलो तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैंने जबरदस्ती अगर लगा दिया तो क्या होगा, ये हो सकता है कि ये टूट जाए। उसका जो कुंडली होती है ना गैल्वेनोमीटर की, वो टूट सकती है, क्योंकि ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, अचानक ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा और वो टूट जाएगा, क्योंकि इतना ये सहन नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा है इसके लिए करंट, हम इसको सहन नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सहन नहीं कर सकता, इसने मना कर दिया, मेरे बस की बात नहीं है भाई। तो हमने क्या किया, हमने एक जुगाड़ फिट किया। इसी में क्या जुगाड़ फिट किया, मैंने क्या किया, इसके पैरेलल में एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट रेजिस्टेंस लगा दिया। बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध लगा देते हैं, जिसका नाम देते हैं एस। इसे बोलते हैं संट। क्या बोलते हैं, संट। मतलब हमने एक संट लगा दिया। संट क्या है, संट होता है बहुत ही छोटा प्रतिरोध। लिख देते हैं यहां पर, बहुत ही छोटा प्रतिरोध। ठीक है, अब बहुत ही छोटा प्रतिरोध है। अच्छा, आपको ये बात तो पता होगी कि करंट ज्यादा किधर से जाती है, जिधर कम प्रतिरोध होता है कि जिधर ज्यादा प्रतिरोध होता है। तो याद रखिएगा, हमेशा करंट कम प्रतिरोध की ओर बहती है, ज्यादा। समझ रहे हैं, ज्यादा करंट किधर से जाएगा, कम प्रतिरोध की तरफ से, कम प्रतिरोध की तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैंने यहां पर संट लगाया, और जैसे ही यहां पर मैंने संट लगाया, संट का मतलब है बहुत ही छोटा प्रतिरोध लगाया। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में नहीं, इस गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगाया है, इसके समांतर। समझ रहे, समांतर क्रम में मैंने एक गैल्वेनोमीटर के साथ में बहुत ही छोटा प्रतिरोध लगाया, जिसे हम क्या बोलते हैं, संट। अब इस संट का लगाने का फायदा क्या हुआ भाई, देखो इसका फायदा क्या हुआ। इसका फायदा ये हुआ कि जो 1000 मिली एम्पियर का करंट जो जा रहा था यहां पर आया, इसने कहा कि हमें 10 मिली एम्पियर चाहिए, 10 मिली एम्पियर से ज्यादा हम मेजर नहीं कर सकते। तो इसने कहा चलो ठीक है, तुमको 10 मिली एम्पियर चाहिए, तुम 10 मिली एम्पियर ले जाओ। इधर चला गया 10 मिली एम्पियर। ओके, बचा कितना, 990 मिली एम्पियर। वो 990 मिली एम्पियर इधर आया, 990 इधर आ गया और इधर से पास आउट हो गया। इसको 10 मिली एम्पियर चाहिए था, इसने अपना फुल डिफ्लेक्शन दिखा दिया 10 मिली एम्पियर पर, 990 उधर से चला गया। मतलब ये टूटेगी भी नहीं और करंट आगे निकल गया। इससे क्या फायदा हुआ कि हमने जो अभी देख रहे थे ना कि 1000 मिली एम्पियर को ये पास आउट नहीं कर पा रहा था, अब ये 1000 मिली एम्पियर को भी पास आउट कर रहा है। इधर से निकल रहा है करंट, इसके बगल से निकल पा रहा है, क्योंकि इसको 10 मिली एम्पियर चाहिए था, इसको 10 मिली एम्पियर मिला और दूसरा करंट इधर से निकल के चला गया। क्या हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व। अभी तक प्रॉब्लम क्या थी कि हम 10 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट को इससे मेजर नहीं कर पा रहे हैं, अब हम कर पा रहे हैं। लेकिन अब सोच रहे होंगे कि 10 मिली एम्पियर ही तो इधर से गया है भाई, कैसे मेजर कर लिया, ये तो अपना 10 मिली एम्पियर का ही डिफ्लेक्शन दिखाएगा। 10 मिली एम्पियर आ गया, यहाँ पे 10 मिली एम्पियर आ गया, तो यहाँ पर तो 10 मिली एम्पियर का डिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन 10 मिली एम्पियर का मतलब क्या है, हम ये मान के चलेंगे कि 10 मिली एम्पियर का मतलब है कि 10 मिली एम्पियर अगर इसने लिया है तो इधर से 990 चला गया होगा भाई। इसमें तो 10 मिली एम्पियर ही दिखाएगा, लेकिन 10 मिली एम्पियर का हमारा एक्चुअल करंट हम क्या समझेंगे, 1000 मिली एम्पियर। इसको मिटा 1000 मिली एम्पियर। ठीक है, अगर यहां पर 5 मिली एम्पियर दिखाता, डिफ्लेक्शन 5 मिली एम्पियर का दिखाता, 5 मिली एम्पियर का डिफ्लेक्शन अगर दिखाए तो इसका मतलब है कि वो 500 मिली एम्पियर, एक्चुअल करंट 500 मिली एम्पियर होगा। ये समझिए आप, समझिए मैंने क्या बोला, क्योंकि इसको तो 10 मिली एम्पियर से ज्यादा नहीं जरूरत है, 10 मिली एम्पियर चाहिए था, 10 मिली एम्पियर दे दिया इसको और सारा करंट उधर से पास हो। तो इससे क्या पता चला, मैंने करंट को माप लिया है, इसने तो 10 मिली एम्पियर ही डिफ्लेक्शन दिखाया है, लेकिन अगर ये 10 मिली एम्पियर का डिफ्लेक्शन दिखा रही है तो मैं समझूंगा कि इसमें करंट 1000 मिली एम्पियर। अगर ये डिफ्लेक्शन इस समय 5 मिली एम्पियर का दिखा दे, केवल 5 मिली एम्पियर का डिफ्लेक्शन दिखा,
तो इसका मतलब है 5 इधर से गई है, तो इधर से कितना गया होगा, तो इधर से गया होगा 495। इस रेशियो में जाएगा, रेशियो वही रहेगा भाई। एक उधर अभी 990 और इधर कितना था, 10 था। रेशियो क्या था, 99/1। ठीक है। अब देखें, अगर यहाँ पर 5 मिली एम्पियर का डिफ्लेक्शन दिखा रही है, 10 पर 99, 1 पर 99, 10 पर 990 था, मतलब अनुपात क्या था, 1:99। अब हम 5 पर देखें, 5 मिली एम्पियर डिफ्लेक्शन दिखा रही है, तो इसका मतलब हुआ कि 5 अगर इधर है तो उधर कितना होगा, 495, क्योंकि हमें तो यही वाला चाहिए ना रेशियो, 1:99। समझ रहे हैं। अगर यहाँ पर 3 मिली एम्पियर का डिफ्लेक्शन दिखा दे तो हम क्या समझेंगे, हमारी एक्चुअल धारा 300 मिली एम्पियर। समझ रहे। तो ये हमें समझना पड़ेगा, मैथमेटिकली हम रेशियो से निकालेंगे। ठीक है। यहाँ पर डिफ्लेक्शन तो ये जो हमारी धारामापी है वो उतना ही दिखाएगा। डिफ्लेक्शन हमारा 10 मिली एम्पियर से ज़्यादा नहीं दिखा सकता, तो ये 10 मिली एम्पियर का डिफ्लेक्शन दिखाया तो हमें पता चल गया कि इसमें 1000 मिली एम्पियर धारा बह रही है। अगर 5 मिली एम्पियर का डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इसका हम समझेंगे कि 500 मिली एम्पियर धारा बह रही है। 3 का डिफ्लेक्शन दिखाए अगर, तो हम समझेंगे उसमें 300 मिली एम्पियर धारा बह रही है। समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं। तो हमें ये क्या पता चला कि अभी तक हम जिसको हम केवल 10 मिली एम्पियर तक का ही करंट हम माप पा रहे थे, अब हम 1000 मिली एम्पियर तक का करंट माप सकते हैं। अधिकतम 1000 मिली एम्पियर तक का भी करंट हम माप सकते हैं। अच्छा, 1000 से ज्यादा मिली एम्पियर का करंट अगर मापना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, शंट का हमारा जो प्रतिरोध है और कम करना पड़ेगा। इसका प्रतिरोध, ये जो शंट है ना, बहुत ही कम छोटा प्रतिरोध होता है, जिससे इसका प्रतिरोध जितना कम होगा उतनी ही बड़ी धारा हम माप पाएंगे। समझ रहे हैं। जितना प्रतिरोध कम होगा उतनी ही बड़ी धारा को हम माप सकते हैं। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो अमीटर क्या है, सिंपल सी बात पता चली। अमीटर कुछ नहीं है, गैल्वेनोमीटर ही था। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में मैंने एक शंट लगा दिया है। शंट क्या है, बहुत ही छोटा प्रतिरोध है, उसको लगा दिया है, जिसकी सहायता से जो करंट आता है गैल्वेनोमीटर में जितना जरूरी है उतना आ जाता है, और बचा हुआ प्रतिरोध शंट से होकर के निकल जाता है। ठीक है। गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन मिलता है उसके अनुसार हम पता कर लेते हैं कि वास्तव में टोटल हमारा जो करंट है कितना है। अगर 10 मिली एम्पियर का करंट मिल रहा है गैल्वेनोमीटर में, तो हमने समझ लिया कि 1000 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अगर 5 मिली एम्पियर का डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो हम समझ लेते हैं 500 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। तो ये फंडा होता है। ठीक है। तो इसका हम एक फेयर डायग्राम बना देते हैं। ठीक है। जो सही डायग्राम है इसका हम यहाँ पर बना देते हैं। इस तरह से आपको बना लेना है, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। ये यार गैल्वेनोमीटर है आपका। ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर है जिसका प्रतिरोध है अपना G। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक शंट लगा दिया। शंट क्या होता है, बहुत ही छोटा प्रतिरोध होता है। ठीक है। ज्यादातर करंट इसी से होकर के गुजरता है। यहां पर मैंने I धारा प्रवाहित की। कितनी धारा, I धारा। अब ये I धारा कहां जाएगी, इधर आएगी कुछ, कितनी आई, तो हमने बताया फुल डिफ्लेक्शन IG पर हो जाता है, तो IG धारा G से होकर के जाएगी, गैल्वेनोमीटर से होकर जाएगी। भाई जो धारा गैल्वेनोमीटर से होके जाती है उसी को हम IG बोलते हैं, यार इतना याद रखना है। ठीक है। तो IG अगर इधर से गई, I टोटल थी, IG इधर से गई, तो इधर से कितनी जाएगी भाई, तो इधर से जाएगी I से IG माइनस कर दो। नहीं समझे। मान लिया यहाँ पर 1000 मिली एम्पियर की धारा जा रही थी, 10 मिली एम्पियर इधर चली गई, तो 10 मिली एम्पियर इधर चली गई, तो इधर कितनी आई, तो 1000 से 10 माइनस कर दो, मतलब 990 इधर से गई। समझ रहे हैं ना। तो I टोटल थी, IG इधर गई, तो इधर कितनी बची, I माइनस IG धारा बची। क्लियर, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें कि ये दोनों प्रतिरोध या इस शंट को देखें और ये गैल्वेनोमीटर को देखें, ये कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में इक्वल क्या रहता है, वोल्टेज
वोल्टेज डिफरेंस जो होता है, विभवांतर जो होता है वो समान रहता है। मतलब इनके सिरों के बीच का विभवांतर इनके सिरों के बीच के विभवांतर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर समान रहता है, अर्थात G के सिरों के बीच का विभवांतर बराबर होगा S के सिरों के बीच के विभवांतर, अर्थात VG, G के सिरों के बीच का विभवांतर बराबर होगा S के सिरों के बीच का विभवांतर, अर्थात VS, S के सिरों के बीच का विभवांतर बराबर है VG, G के सिरों के बीच का विभवांतर। अब ध्यान से देखिए, विभवांतर का फॉर्मूला होता है V बराबर IR, आपको पता होगा ओम के नियम से V बराबर IR। ओके, तो VS क्या हो जाएगा? तो VS हो जाएगा VS I कितनी है? VS में I कितनी है बताओ जरा। तो S में जो I है वो धारा कितनी है? I माइनस IG है। तो देखिए I माइनस IG, I हो गया, I की जगह पर I माइनस IG इंटू R। R क्या है? प्रतिरोध यहां पर S का क्या है? S बराबर VG क्या है? G से होकर G के सिरों के बीच का विभवांतर का फॉर्मूला IR होता है। तो I इसमें क्या है? तो इसमें I है केवल IG, और इसका प्रतिरोध क्या है? R, तो इसका प्रतिरोध है G। ओके, तो ये इक्वेशन एक बन रहा है क्या? I माइनस IG प्लस S इंटू IG इंटू G। ठीक है, अगर हम इसको लिखें तो कई टीचर ऐसे ही बताते हैं कि ये S इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चा IG इंटू G, अपान में चला जाएगा I माइनस IG। इसकी सहायता से हम संट निकाल सकते हैं कि संट हमें कितने अमाउंट का लगाना चाहिए। ठीक है, अगर हमें धारा 2 मिली एम्पीयर की मापनी है तो यहाँ पर 2 मिली एम्पीयर कर देंगे, और इसकी जो धारा मापी की जो फुल डिफ्लेक्शन जिस पर दिखाता है वो रख देंगे, और हम लोग निकाल लेंगे कि आखिर इसका कितना संट लगाना चाहिए कि 2 मिली एम्पीयर की धारा बनेगी। समझ रहे? तो ये एक फार्मूला है, आप लोग याद रखिएगा। हम कहेंगे कि ये ना याद रखिए, आप इतना याद रखिए, इनके सिरों के बीच का विभवांतर बराबर इनके सिरों के बीच का विभवांतर। आपको दिमाग में क्या रखना है? इस फिगर को रखना है और कुछ नहीं भाई, इस फिगर को रखना है, और फिर विभवांतर बराबर होना चाहिए। इनके सिरों के बीच का विभवांतर IR होता है, विभवांतर IR, तो I इसमें ये है I माइनस IG इंटू R क्या है? S है, बराबर में इनके सिरों के बीच का विभवांतर, तो इसमें I है धारा IG, और इनका R क्या है? G है, प्रतिरोध क्या है? G। ठीक, और यहाँ पर हम क्वेश्चन में वैल्यू दिए होंगे, न्यूमेरिकल्स जो आएंगे उसमें IG या जो भी दिए होंगे वैल्यू रख देंगे, हम S का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर S का नहीं दिया, G निकालना है, S दिया है तो वो सब रख देंगे। ठीक है, और हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो ये मेन चीज फॉर्मूला ये याद रखें, मैं नहीं कहता ये याद रखो, बहुत सारे लोग कहते हैं ये बढ़िया है, अच्छा है, इसे भी याद रखिए। हाँ, ऐसे याद करना चाहें जैसे आपको अच्छा लगे वैसा करिए, मुझे तो ऐसा लगता है। अच्छा, ठीक, तो ये आपको पता चल गया कि गैल्वेनोमीटर की सहायता से हम वैद्युत धारा को मापते थे, लेकिन वो वैद्युत धारा बहुत ही लो अमाउंट ऑफ करंट की होती थी, बहुत ही छोटी वैद्युत धारा को मेजर कर पाते थे। लेकिन अमीटर की सहायता से हम बड़े करंट को भी माप सकते हैं, बड़े करंट को भी मेजर कर सकते हैं। कैसे? तो इसमें क्या करना है, गैल्वेनोमीटर ही हमें लेना है। गैल्वेनोमीटर के साथ में हमें एक पैरेलल में, उसके मतलब समांतर क्रम में एक संट लगा देना है। संट क्या है? बहुत ही छोटा प्रतिरोध है, वो लगा देना है, जिसकी सहायता से अब हम देखेंगे कि जो बड़ी वैद्युत धारा जब मापेंगे तो कुछ वैद्युत धारा गैल्वेनोमीटर से होकर के जाएगी जितनी ज़्यादा उसको ज़रूरत थी, और ज़्यादातर धारा संट से होकर के चली जाती है। जो भी इसका डिफ्लेक्शन होता है उसके अनुसार हम पता कर लेते हैं कि आखिर इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो हम मेरे ख्याल से कि आपको अमीटर का फंडा समझ में आया होगा। तो अमीटर में ये लिख देना है ये दो बातें, और बाद में ये चित्र बना देना है इस तरह से, और ये नीचे लिख देना है, बता देना यहाँ पर जो S है, S क्या है? संट। संट क्या होता है? बहुत छोटा प्रतिरोध। ओके, बहुत छोटा प्रतिरोध है भाई ये। ठीक है, और S तो या G क्या है? ठीक है, G क्या है? G जो है वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, मतलब धारा मापी का प्रतिरोध। क्या है? धारा मापी का प्रतिरोध। जो धारा मापी में भाई कुंडली होती है ना, इसके भीतर, मैंने पिछली वाली क्लास में पढ़ाया था, तो उसका भी तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, वो होता है G। ओके, I क्या है? एक्चुअल करंट है, जो हमारी धारा बह रही है एक्चुअल में, वास्तव में, तो वास्तविक करंट होता है। ये क्या है? वास्तविक करंट, सॉरी, धारा। ठीक है, और IG क्या है?
IG है धारा मापी से प्रवाहित होने वाली अधिकतम धारा। ओके, धारा मापी से प्रवाहित होने वाली अधिकतम धारा। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको ये फिगर याद रखना है, इनका प्रतिरोध बराबर, इनका विभवांतर, इनका विभवांतर बराबर होगा, बस इतना याद रखना है। ठीक है, जब भी आपके पास आता है अमीटर के बारे में जैसे ही दिमाग में आए तो तुरंत आना चाहिए धारा मापी में क्या कर देना है, एक संट लगा देना है, बस अमीटर बन के तैयार। धारा मापी में ही एक संट लगाएंगे, अमीटर बन के तैयार। अमीटर कैसे काम करता है तो हमें मालूम है, धारा मापी के साथ में जो संट लगाते हैं उससे ज़्यादातर करंट निकल जाता है और जी में थोड़ा बहुत करंट जाता है। उसके रेशियो में, जिस रेशियो में उनका संट और मीटर के जो धारामापी का जो प्रतिरोध होता है उसके अनुसार ही कुछ करंट उसमें और कुछ करंट उसमें जाता है। भाई धारामापी का प्रतिरोध जो होता है ज़्यादा होता है, संट का बहुत ही कम होता है धारामापी की अपेक्षा। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादातर करंट संट से होकर जाता है, थोड़ा बहुत धारामापी आता है। जो धारामापी में करंट आता है उसका जो डिफ्लेक्शन मिलता है हमें, उस डिफ्लेक्शन के अनुसार हम पता कर लेते हैं कि आखिर इतना वास्तव में करंट नहीं है जो करंट ये धारामापी शो कर रही है, बल्कि एक्चुअल करंट कुछ और है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया, आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए जल्दी से और फिर हम आगे चलते हैं। चलो दिल में ना हो, नहीं दिल में आओ यार, ठीक है, क्योंकि सब अच्छे तो लोग प्यारे अच्छे। तो नोट कर लिया ना, आगे चलो। अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट और देखने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है? आदर्श अमीटर। आदर्श अमीटर क्या होता है? आदर्श अमीटर लिखें, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। क्या? शून्य अर्थात जीरो होना चाहिए, होना चाहिए। ओके, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। अब सोचो क्यों, क्वेश्चन नहीं उठा क्या? उठाइए, क्यों होना चाहिए आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य? आप समझते हैं, थोड़ा सा फील करना यार, फील लाना है भीतर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैंने मान लिया कोई अमीटर है भाई, अमीटर है, ये मान लिया ये अमीटर है, इसका प्रतिरोध G है। ठीक है, इसके पैरेलल में ये अपना संट लगा हुआ है, इसका प्रतिरोध G है, इसका S है, तो इसका G और इसका S टोटल प्रतिरोध कितना हो गया? तो जोड़ते हैं समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। थ्योरी तो पता होगी ना, 1/S प्लस 1/G नहीं पता है तो भाई देख लीजिए, लेसन नंबर 3 में मैंने पढ़ाया था सब कुछ। ठीक है, तो देखिए यार, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बाय आर्या सर डालिएगा, मिल जाएगा। ठीक, तो 1/R इज इक्वल टू, इसको SG करेंगे, G प्लस S करेंगे, तो R इज इक्वल टू SG अपान में G प्लस S। ये रेजिस्टेंस निकल गया है, इतना रेजिस्टेंस इन दोनों का होगा। आप समझिए जरा, मान लिया कि ये एक बल्ब है, ठीक है, ये एक बल्ब है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। मैंने मान लिया कि इसमें 3 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 3 मिली एम्पियर। चलो अभी नहीं मानता यार, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दो। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट किया। अब जिस बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट किया है उसका 12, कितना? 12, ओके, 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है। और मान लिया इसका जो रेजिस्टेंस है हमारा कितना है? 4। इसका बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है? R बराबर 4 है। बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है? 4 है। ठीक, बल्ब का रेजिस्टेंस अगर 4 है और 12 वोल्ट की बैटरी है तो इस बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो हमें पता है I बराबर V/R होता है, तो हमारा हो जाएगा 12/4 बराबर में 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। 3 एम्पियर, कितनी? 3 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, हमें पता है।
अब हमें ये मेजर करना है, अभी भाई हमें मैम ने मेजर नहीं किया है, समझ रहे हैं? अभी हमने इसको मेजर नहीं किया। 12 वोल्ट की बैटरी थी, 4 ओम का प्रतिरोध था, कितनी धारा होगी मैंने कैलकुलेट तो कर लिया, लेकिन अभी मेजर नहीं किया, मैंने नहीं देखा अमीटर को लगा के। अब हम अमीटर को लगा के देखते हैं। मैंने अमीटर को लगाया। अमीटर को कैसे लगाना होता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है हमेशा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अमीटर को लगा दिया। भाई अमीटर को जब लगाया तो अमीटर का भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। कितना होगा? जी और एस का मिला करके टोटल प्रतिरोध होगा। मान लिया कि इसका प्रतिरोध जो है वो है कुछ भी मान लो यार 2, ओके, 2 ओम इसका प्रतिरोध, ठीक है। 2 ओम इसका प्रतिरोध है, 4 ओम इस बल्ब का प्रतिरोध था। टोटल प्रतिरोध कितना हो गया? 6 ओम, ठीक है, 6 ओम हो गया। अब इसमें धारा कितनी बह रही है? तो आई बराबर V अपान आर। V कितना है? 12 है। प्रतिरोध R जो अब हो गया है 6, तो कितनी धारा है? 2 एम्पीयर। मतलब अमीटर यहां पर कितनी धारा बताएगा कि 2 एम्पीयर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। वास्तव में कितनी थी? 3 एम्पीयर की वैद्युत धारा बल्ब में प्रवाहित हो रही थी, लेकिन जैसे ही हम अमीटर लगाएंगे अमीटर का प्रतिरोध इसके साथ में जुड़ जाएगा और वैद्युत धारा कम हो जाएगी। जैसे अमीटर हटाएंगे वैद्युत धारा फिर 3 एम्पीयर बहने लगेगी, अमीटर लगाएंगे वैद्युत धारा 2 एम्पीयर। मतलब जब हमने अमीटर नहीं लगाया था तो उसमें 3 एम्पीयर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, लेकिन जब हमने सोचा कि भाई अब चेक करते हैं कि इसमें कितनी धारा है, और जैसे ही हमने अमीटर लगाने की कोशिश की, अमीटर लगा के तो चेक करोगे, जैसे ही मैंने अमीटर लगाया तो जब अमीटर लगाया तो क्या हुआ? अमीटर लगाने से ही उसका प्रतिरोध बढ़ गया, क्योंकि अमीटर का खुद का कुछ प्रतिरोध था वो बढ़ गया, और जैसे प्रतिरोध बढ़ा तो उसमें धारा कम हो गई। अब धारा कम हो गई तो क्या हुआ? उसने 2 एम्पीयर दिखा दी। तो अमीटर ने बताया कि इसमें 2 एम्पीयर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी। वास्तव में कितनी बह रही थी? 3 एम्पीयर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी। समझ रहे हैं ना? फंडा समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि अमीटर ने सही वैद्युत धारा का आकलन नहीं किया है, सही वैद्युत धारा नहीं बताई है। क्यों नहीं बताई है? क्योंकि अमीटर के पास खुद का कुछ प्रतिरोध होता है, और उसका प्रतिरोध जैसे ही हम उसको परिपथ में लगाएंगे प्रतिरोध उस परिपथ का बढ़ जाएगा, धारा का मान कम हो जाएगा अपने आप। समझ रहे? तो अब इस कमी को दूर करने के लिए हम ये सोच सकते हैं कि अमीटर का प्रतिरोध जितना ही कम होगा वैद्युत धारा का मान उतना ही सटीक आएगा। समझ रहे? भाई अमीटर का प्रतिरोध मैंने कह दिया कि 1 है, तो ये 5 हो जाएगा, और जब 5 हो जाएगा तो वैद्युत धारा का मान 4.4 निकल के आया। एक्चुअल से अभी 2 बता रहा था, अब 2.4 बता रहा है। कुछ तो बेहतर है, उससे सही आ रहा है। अगर हम इसका प्रतिरोध 0 कर दें तो इसका 0 4 ही रहेगा। अब 4 रहेगा, ये तो 4 रहेगा ना, 4 और 0 को ऐड करेंगे तो 4 रहेगा। अब जब 4 रहेगा तो ये भी अपना 3 एम्पीयर ही वैद्युत धारा बताएगा। इसका मतलब है जितनी धारा इसमें बह रही थी उतनी ही धारा अब पता चलेगी। कब? जब अमीटर का प्रतिरोध 0 होगा तब। तो एक ऐसा एमीटर बनाइए, एक ऐसा अमीटर जिसका प्रतिरोध 0 हो, अमीटर का प्रतिरोध 0 हो। ऐसे अमीटर को हम आदर्श अमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? आदर्श अमीटर। समझ रहे हैं? आइडियल अमीटर, ठीक है। तो आप समझ गए ना कॉन्सेप्ट आदर्श अमीटर का। आदर्श अमीटर क्या होता है? आदर्श अमीटर एक ऐसा अमीटर होता है जिसका प्रतिरोध 0 होता है, जिसकी सहायता से हम बिल्कुल करेक्ट धारा निकाल सकते हैं कि जितनी बह रही है उतनी ही वो बता देगा, क्योंकि इसका खुद का प्रतिरोध कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन वास्तव में ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि अगर धारा मापी बनी है तो धारा मापी में कुछ ना कुछ तो कुंडली लगी होगी। कुंडली चाहे जितनी भी छोटी हो, थोड़ा बहुत तो प्रतिरोध होगा ही, भले ही 0.000001 हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा। कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा तो उसे हम लगभग 0 मान सकते हैं। भाई हमने मान दिया इसका प्रतिरोध 0.0001 था, तो हम कहेंगे भाई 4 में 0.0001 जोड़ लो, तो इसका मतलब यार 4 में 0 क्या जोड़ेंगे, ये बहुत ही कम प्रतिरोध है, इसको छोड़ देते हैं लगभग हम। तो हम कह देते हैं कि इसका मान लिया प्रतिरोध 0 है और यही आदर्श अमीटर है। तो आदर्श अमीटर एक तरीके से वास्तव में कोई भी अमीटर आदर्श अमीटर नहीं हो सकता, लेकिन केवल कल्पना की जा सकती है एक ऐसा अमीटर जिसका प्रतिरोध बहुत ही कम हो, 0.00 में हो, ठीक है।
तो ऐसे एमीटर को हम आदर्श एमीटर कह देते हैं। ठीक है, तो आदर्श एमीटर का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। आदर्श एमीटर क्या है? एक ऐसा एमीटर जिसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, शून्य होता है, ऐसे एमीटर को हम क्या बोलते हैं? आदर्श एमीटर कहते हैं। क्लियर है? ये बात आपको क्लियर हो गई, आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। चलो, अब हमने माप ली है वैद्युत धारा, बड़ी वैद्युत धारा को भी हम मापने लगे हैं। किसकी सहायता से? अमीटर की सहायता से। पहले धारा मापी की सहायता से बहुत ही लो अमाउंट ऑफ करंट को हम मापते थे, ठीक है, लेकिन अब अमीटर की सहायता से हम बड़ी करंट को भी अब हम मापना शुरू कर चुके हैं। चलो अब देखते हैं वोल्ट मीटर। मतलब अभी हम लोगों ने अमीटर को धारा मापी को अमीटर में बदला है, अब हम धारा मापी को वोल्ट मीटर में भी बदलेंगे। ठीक है, देखते हैं आखिर वोल्ट मीटर क्या है। अब भाई बताओ यार, वोल्ट मीटर क्या होगा? वोल्ट मीटर नाम से पता चल रहा है कि इसकी सहायता से हम वोल्टेज को मापने वाले हैं। किन्हीं भी परिपथ के सिरों के बीच कितना वोल्टेज है वो हम मापने वाले हैं वोल्ट मीटर की सहायता से। कैसे मापते हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वोल्ट मीटर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी डिवाइस है, यह एक ऐसी डिवाइस है, ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी परिपथ के सिरों के बीच के विभवांतर को मापते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी परिपथ है, मान लिया अपना यही है यार बल्ब, ठीक है, बढ़िया नहीं बना पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस बल्ब में जो करंट जा रहा है उसके इसके सिरों के बीच में वोल्टेज क्या है हमें पता करना है। तो वोल्टेज अगर पता करना है तो भाई वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा। अब वो वोल्टमीटर क्या है? वोल्टमीटर को लगाना कैसे लगाना है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में। तो अभी हम लोगों ने देखा था जब अमीटर लगाते थे किसी परिपथ में तो श्रेणी क्रम में जोड़ देते थे उसको, लेकिन वोल्टमीटर को हमेशा समांतर क्रम में ही जोड़ना पड़ेगा। अगर आप वोल्टमीटर लगाना चाहते हैं तो इसके सिरों के बीच समांतर क्रम में लगाएंगे वोल्टमीटर। क्यों? क्योंकि हमें पता है श्रेणी क्रम में धारा तो समान रहती है, लेकिन श्रेणी क्रम में वोल्टेज बदल जाएगा। ठीक है, समांतर क्रम में वोल्टेज समान रहता है, तो समांतर क्रम में वोल्टेज समान रहता है, इसलिए समांतर क्रम में जोड़ा जाता है वोल्टेज को। धारा श्रेणी क्रम में समान रहती है, इसलिए श्रेणी क्रम में धारा मापी को जिसे हम अमीटर बोलते हैं उसको जोड़ा जाता है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर को हम हमेशा कैसे जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। तो लिख देते हैं यहाँ पर वोल्ट मीटर को परिपथ के साथ सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ओके, वोल्टमीटर को हमेशा कैसे जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं, कभी श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ने से क्या हो जाएगा भाई? श्रेणी क्रम में जोड़ने से उसके सिरों के बीच का विभवांतर कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मतलब बदल जाता है यार। ठीक है, तो इसलिए हम इसे हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच का जो वोल्टेज होता है वो समान है। क्लियर? अच्छी बात है। तो अब हम इसे बनाएंगे कैसे? तो ले दे के हमारे पास केवल एक ही डिवाइस है, धारा मापी। धारा मापी से ही अमीटर बनाया था, धारा मापी से ही हमें वोल्टमीटर बनाना है। वही कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? ध्यान से देखो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि धारा मापी को हम बनाते हैं, वोल्टमीटर में बदलते हैं। ठीक है, तो ये मान लिया हमारे पास धारा मापी की कॉइल है, ये है धारा मापी की कॉइल। ओके, इससे हमें क्या करना है? अभी हमारे पास ये पता है कि इसमें करंट बहुत ही कम मेजर कर पाएगा, और करंट के पर ही तो डिपेंड करता है हमारा कह सकते हैं वोल्टेज। करंट ज़्यादा है तो वोल्टेज ज़्यादा है, करंट कम है तो वोल्टेज कम है। अगर थोड़ा सा करंट इसमें आएगा तो ये अपने सिरों के बीच का वोल्टेज भी बहुत ही कम बताएगा, कम ही तो बताएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर हम इसके साथ में एक यहाँ पर डिवाइस जोड़ दें, अपना बल्ब भी लेते हैं,
ठीक है, ये बल्ब जोड़ दिया और हमने पता किया कि इसके सिरों पर विभवांतर कितना है, और मैंने यहाँ पर धारा मापी जोड़ दी। छोटी बना देते हैं, बहुत बड़ी बना दिया, ठीक है, इस तरह से बना देते हैं। ये हमारा बल्ब था, बल्ब में करंट आ रहा था, ठीक है, और हमें इसके सिरों के बीच का विभवांतर पता करना है। विभवांतर अगर पता करना है तो हमने क्या किया, इसके सिरों पर क्या जोड़ेंगे, हम यहाँ पर अमीटर जोड़ेंगे, सॉरी गैल्वेनोमीटर जोड़ा, क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ना होता है ना, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। गैल्वेनोमीटर अगर जोड़ेंगे तो हमें मालूम है कि हमें क्या ज्ञात करना है, वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या होता है, V बराबर IR, ठीक है। मान लिया यहाँ पर 5 या 10 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था, ठीक, 10 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था, 10 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हुआ। अब ये करंट जब 10 मिली एम्पियर का फ्लो होगा तो यहाँ पर G है। अब ध्यान से देखना जरा, इसके सिरों के बीच का विभवांतर, बल्ब के सिरों के बीच का विभवांतर और G के सिरों के बीच का विभवांतर समान होगा। क्यों होगा, क्यों होगा भाई, क्योंकि दोनों में हमने बताया दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में जो भी प्रतिरोध जुड़े होते हैं उन सबके सिरों के बीच का विभवांतर समान होता है। तो इसका मतलब है इसके सिरों के बीच का विभवांतर इसके सिरों के बीच के विभवांतर के बराबर होगा। तो जितना इधर विभवांतर होगा उतना इधर होगा, तो हम इधर वाला निकाल लेते हैं, उधर वाला हमें पता हो जाएगा। तो कितना इसके सिरों के विभवांतर होगा, तो V बराबर IR होता है, फार्मूला I और R यहाँ पर क्या है, इसका प्रतिरोध क्या है, G, तो G लिख दीजिए, ठीक है, ये G है इसका प्रतिरोध। तो हमने क्या कर दिया, V बराबर I कितना 10 एम्पियर और G कितना मान लिया 10 ही था, मिली एम्पियर, ठीक है, और 10 वोल्ट था, सॉरी G है प्रतिरोध 10 ओम था, ओके। तो V बराबर क्या हो गया, 10 मिली को 10⁻³ एम्पियर लिखेंगे, इंटू में 10, तो ये आ जाएगा V इक्वल टू 100 गुणा 10⁻³ वोल्ट, तो ये हो जाएगा V इक्वल टू 10⁻⁻1 वोल्ट, मतलब V बराबर 0.1 वोल्टेज हमने ये मेजर कर लिया। लेकिन ये 0.1 वोल्टेज बहुत ही छोटा वोल्टेज है। अगर हमें बड़े वोल्टेज को मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, इस गैल्वेनोमीटर से ही हम क्या बनाने वाले हैं, वोल्ट मीटर, मतलब बड़े प्रतिरोध को ये मेजर कर सके, बड़े वोल्टेज को मेजर कर सके। और बड़े वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमने क्या किया, इसके समांतर क्रम में नहीं, इसके श्रेणी क्रम में हमने एक बहुत ही बड़ा प्रतिरोध R लगा दिया, ठीक है। और जैसे ही R लगाएंगे तो फायदा क्या होगा, ध्यान से देखो, यही फॉर्मूला फिर लगाते हैं। V बराबर IR फार्मूला होता है, I तो है, R क्या है, तो R क्या है, प्रतिरोध। अब प्रतिरोध इसमें अभी तक G था तो मैंने G लिया था, अब G और R दोनों है तो G प्लस R, समझ रहे हैं। V बराबर I कितना है, 10 मिली एम्पियर, तो 10 गुणा 10⁻³ हो जाएगा। G कितना है, तो G अभी हमने 10 लिया था तो ये 10 रखिए। R क्या है, तो R जो है हमारा 990 एम्पियर मान लीजिए, सॉरी ओम है, बहुत बड़ा प्रतिरोध होता है ये, इस प्रतिरोध को बहुत बड़ा रखना है। हमने अभी अमीटर में जब बदला था वोल्ट मीटर को तो बहुत ही छोटा प्रतिरोध जोड़ा था समांतर क्रम में, लेकिन इसमें वोल्ट मीटर में बहुत ही बड़ा प्रतिरोध, समांतर क्रम में नहीं श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, बहुत ही बड़ा प्रतिरोध। अब क्या हो जाएगा, V बराबर 10 गुणे 10⁻³ इंटू में ये हो गया 1000। 1000 का मतलब है 10 गुणा 10⁻³ और 1000 का मतलब होता है 10⁻+3, ये काम खत्म हो जाएगा। V बराबर 10 वोल्ट, मैंने बड़ा वोल्टेज मेजर कर लिया इसकी सहायता से। कैसे मेजर किया, गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में, सीरीज में हमने एक बहुत ही बड़ा प्रतिरोध जोड़ दिया जिसकी सहायता से हम बड़े वोल्टेज को मेजर कर पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वोल्ट मीटर को हम कैसे बनाते हैं, वोल्ट मीटर को बनाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ में हमें उसके श्रेणी क्रम में एक बहुत ही बड़ा प्रतिरोध जोड़ देना होता है, तो वो क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर, ठीक है। अगर ये बहुत छोटा प्रतिरोध जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा प्रतिरोध जोड़ेंगे और समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाता है, अमीटर बन जाता है। लेकिन ही बहुत बड़ा प्रतिरोध और श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो वही क्या बन जाता है, वही बन जाता है वोल्ट मीटर। तो समझ रहे हैं वोल्ट मीटर और अमीटर को कैसे बनाते हैं, तो हमें ये पता चला वोल्ट मीटर अगर बनाना है तो कोई भी
इस तरह से गैल्वेनोमीटर होगा। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में, श्रेणी क्रम में हमें एक बहुत ही बड़ा प्रतिरोध R जोड़ देना है, तो ये क्या बन जाएगा, वोल्टमीटर। मान लिया यहाँ पर I धारा प्रवाहित हो रही थी, तो ये I धारा इधर आएगी, IG धारा आएगी, और इधर I माइनस IG चली जाएगी। क्लियर है? ओके, I माइनस IG। तो इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा वही इसके सिरों के बीच का होगा। इसके सिरों के बीच का निकाल लेते हैं, उसके सिरों के बीच का आ जाता है। बच्चा ये इधर जो गैल्वेनोमीटर में धारा आती है वो IG कही जाती है, तो IG आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं V बराबर IG इंटू में IR होता ना, V बराबर IR। इससे कंपेयर करो भाई, I तो IG है और G क्या है, सॉरी R क्या है, प्रतिरोध है। कुल प्रतिरोध क्या है, G प्लस R। तो ये फार्मूला आप वोल्टमीटर के लिए याद रखें, V के लिए। ठीक है, V बराबर IG प्लस G प्लस R। ठीक है, G क्या है यहाँ पर, G है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, जो गैल्वेनोमीटर में जो कुंडली होती है उसका प्रतिरोध लिख देना, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। R क्या है, बहुत ही बड़ा प्रतिरोध जो गैल्वेनोमीटर के साथ में जोड़ा गया है। ठीक, IG क्या है, गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा, और V क्या है, गैल्वेनोमीटर या फिर परिपथ के सिरों के बीच का विभवांतर। भाई इसके सिरों के बीच का निकाल लिया, वही इसके सिरों के बीच का होगा, बराबर होगा, इसलिए हम लोग इसका निकाल लेते हैं, उसका पता होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, इनका मतलब लिख दीजिएगा, और याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर लिख देना, गैल्वेनोमीटर को कैसे बनाते हैं, सॉरी गैल्वेनोमीटर यार निकल रहा है, बहुत ही गलती होती है मुझसे। ठीक है, वोल्टमीटर को कैसे बनाते हैं, तो वोल्टमीटर को गैल्वेनोमीटर के साथ में हम उसके श्रेणी क्रम में एक बहुत ही बड़ा प्रतिरोध जोड़ दें, तो वह गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, इसके लिए हमने यहाँ पर ऐसे चित्र दिखा देना है और ये फार्मूला दे देना, कुछ भी नहीं है यार, बहुत ही सरल है। ठीक है, तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे आगे हम लोग करेंगे, डोंट वरी। ठीक, सवाल भी करने वाले हैं। तो आज क्लास में बस इतना ही रखेंगे, लेकिन कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपका कमेंट मुझे बहुत ही एनर्जी देता है। तो यार कमेंट ज़रूर किया करो और शेयर ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि हम आपके लिए ही मेहनत करते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताइए। ठीक, तो आप हमारा सपोर्ट करिए, आप लोगों का बहुत ही अच्छा प्यार मिल रहा है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, बस ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।